उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जहां आपको मिल रहा है नॉर्थ सेट, आरआरबी, राजस्थान सीएचओ और स्टाफ नर्स के ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% तक का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के ऊपर रिकॉर्डेड बैच फ्री। ये ऑफर 3 नवंबर तक ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें और आज ही तैयारी शुरू करें। एनरोल नाउ। नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप सभी लोगों ने त्योहार को अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा और अब वापस अपनी जो सही समय आ चुका है कि वापस से अपनी तैयारी को एक डायरेक्शंस दें और एक ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी को मजबूत करें और आने वाले जो एग्ज़ाम का त्यौहार आने वाले हैं कुछ ही टाइम बाद में, तो आपको उसको सेलिब्रेट करना है। तो आप सभी लोगों को उसके लिए तैयार होना है और आप सबको पता है कि अपन बहुत कुछ आपका सिस्टमेटिक थ्योरेटिकल कंटेंट को मजबूत कर रहे हैं और जैसे आपके एग्जाम की डेट आएगी वहाँ पर एमसीक्यू की भी भरमार की जाएगी। तो आपको सभी तरह की प्लानिंग को अपन बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट एपिसोड जिसका नाम है 360 डिग्री, और उसके अंदर अपन चर्चा कर रहे थे भाई पेप्टिक अल्सर के बारे में। और पेप्टिक अल्सर के अंदर अपने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। पहला पेप्टिक अल्सर क्या है, दूसरे के अंदर मैंने मेडिकल मैनेजमेंट और बहुत सारी ड्रग्स के बारे में चर्चा करी, और तीसरे के अंदर मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो सर्जिकल मैनेजमेंट और इसके कॉम्प्लिकेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। तो क्या आप सब लोग उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल एकदम दमदार मूड के साथ तैयार है और आप सभी लोगों को फोकस्ड होकर सारी चीजें सुननी है और बहुत जबरदस्त अपन सीखने का प्रयास करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं और सभी लोग ध्यान से देखिएगा। एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल आफ्टर वॉमिटिंग ब्राइट रेड ब्लड एंड इज डायग्नोस्ड विद ब्लीडिंग ड्यूडेनल अल्सर। एक क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। कहां पर एडमिट हुआ है? हॉस्पिटल के अंदर। किसके बाद में? आफ्टर वॉमिटिंग ब्राइट रेड ब्लड मतलब बिल्कुल लाल चमकदार ब्लीडिंग हुई है उसको वॉमिट के साथ में। इस डायग्नोस्ड विद ब्लीडिंग ड्यूडेनल अल्सर, और उसको क्या हुआ है भाई? ब्लीडिंग जो हुई है उसको डायग्नोसिस जो हुआ है वो क्या हुआ है? ड्यूडेनल अल्सर हुआ है। द क्लाइंट डेवलप्स ए सडन शार्प पेन इन द मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन अलोंग विद ए रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। दीज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मोस्ट लाइकली इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है भाई? सवाल को समझिएगा, पूरा नेचर समझिएगा सवाल का। क्या कहना चाह रहा है कि एक क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, किसके बाद में? आफ्टर ब्राइट रेड कलर की वॉमिटिंग के बाद में, और उसको डायग्नोसिस किसका हुआ है? ड्यूडेनल अल्सर के डायग्नोसिस हुआ है। ठीक है, अब देखो, और जैसे है ना, उसके बाद में क्या हुआ? क्लाइंट को सडनली क्या हुआ? शार्प पेन हुआ और मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर, और रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन हुआ, मतलब वहां पे जो एब्डोमेन है वो क्या हो गया? रिजिड हो गया। तो रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन भी आपको साथ में देखने को मिला। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को शो कर रहा है? तो पहला क्या कह रहा है? एन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हैज डेवलप, एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो चुका है। दूसरा एडिशनल अल्सर है डेवलप्ड, एडिशनल अल्सर बन चुके हैं। उसी के साथ साथ में द इसोफेगस हैज बिकम इन्फ्लाम्ड, इसोफेगस है जो इन्फ्लाम्ड बन चुकी है, या फिर द अल्सर हैज परफोरेटेड। आप सब लोगों को बताएं, मैंने आपको पहले के सेशन में ऑलरेडी कह रखा है कि जब भी अल्सर परफोरेशन होगी, जब इन केस ऑफ अल्सर परफोरेशन, in case of ulcer perforation there is a sudden severe pain होगा with a rigid board like abdomen, विद रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन शो कर रही है वो आपके अल्सर के परफोरेशन होने को शो कर रही है, और डी जो रहेगा यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक जवाब रहेगा डियर। अगले सवाल की ओर चलता हूं, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। द क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज इज टेकिंग रेनिटिडीन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस ड्रग के क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होंगे जब एक क्लाइंट है जो किसके साथ में? आपके पेप्टिक अल्सर की डिजीज के साथ में, पेप्टाइड जो अल्सर के डिजीज के साथ में अगर कोई पर्सन रेनिटिडीन ले रहा है तो क्या एक्सपेक्टेड आउटकम आपको नजर आएंगे? पहला यहाँ पर क्या कह रहा है? हील द अल्सर, अल्सर हील हो जाएंगे। उसके अलावा प्रोटेक्ट द अल्सर सरफेस फ्रॉम एसिड, आपके जो अल्सर रहते हैं उसकी सरफेस को आपके एसिड से प्रिवेंट करेंगे, उसके कांटेक्ट को प्रिवेंट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एसिड से, या फिर उसके अलावा रिड्यूस कर देंगे एसिड सिक्रेशन को, या एसिड सिक्रेशन जो हो रहा था उसको रिड्यूस कर देंगे, या फिर लिमिट कर देंगे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। बिल्कुल, जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं, जो कि आपको मैंने कल बताया था
कि जो H2 ब्लॉकर्स होंगे, ये H2 ब्लॉकर्स क्या करेंगे भाई, आपके किसको ब्लॉक करेंगे, हिस्टामिन को ब्लॉक करेंगे। किसको ब्लॉक करेंगे, आपके हिस्टामिन को ब्लॉक करेंगे। और हिस्टामिन को ब्लॉक करने की वजह से आपके गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, किसका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन क्या हो जाएगा आपके, कम हो जाएगा डियर, ध्यान रखिएगा। डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन आपको देखने को मिलेगा डियर, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सारे पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कहीं यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा लिमिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन रहेगा, और डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। डी यहाँ पर जो रहेगा बिल्कुल सही और सटीक जवाब रहेगा डियर, ध्यान रख लीजिएगा। चलो उसके आगे की और अपन चर्चा करते हैं भाई। देखो अगला एक और सवाल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। सभी लोग इस सवाल को भी ध्यान से पढ़ें। एक क्लाइंट इज टेकिंग एन एंटाइसिड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए पेप्टिक अल्सर। एक क्लाइंट है जो क्या ले रहा है, एंटाइसिड ले रहा है, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इंडिकेट दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड हाउ टू करेक्टली टेक द एंटाइसिड, है ना। एक क्लाइंट है जो क्या ले रहा है, एंटाइसिड किसके लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए ले रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट इंडिकेट करेगा क्लाइंट को कि भाई वो समझ गया है कि कैसे एंटाइसिड्स लेने होते हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, आई शुड टेक माई एंटाइसिड बिफोर आई टेक माई अदर मेडिकेशन। मैं बाकी वाली मेडिसिन से पहले एंटाइसिड ले लूं ताकि उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो। ऐसा बुरा काम या ऐसा गलत काम कोई करेगा क्या, समझदार आदमी? हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट कि आई नीड टू डिक्रीज माई इनटेक ऑफ फ्लूइड सो दैट आई डू नॉट डाइल्यूट द इफेक्ट ऑफ एंटासिड्स। मुझे है ना फ्लूइड इंटेक को डिक्रीज कर देना है ताकि एंटाइसिड डाइल्यूट नहीं होंगे और उसकी वजह से उनका इफेक्ट कम नहीं होगा। उसके अलावा माई एंटाइसिड विल बी मोस्ट इफेक्टिव इफ आई टेक इट व्हेनेवर आई एक्सपीरियंस स्टोमक पेन। ये जो सबसे अच्छा इफेक्टिव तब होगा जब अगर मेरे स्टोमक पेन हो रहा तब मैं उनको ले लूँ। या फिर इट इज़ बेस्ट फॉर मी टू टेक माई एंटाइसिड 1 to 3 hours आफ्टर मील। ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि ये मैं खाने के 1 से 3 घंटे बाद लूँ। या फिर मैंने आपको कहा था कि आपको कम से कम 1 घंटे पहले लेने होंगे। एंटाइसिड्स क्या करते हैं, आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। और अगर अपन क्या करते हैं, जस्ट बिफोर फूड या फूड के साथ में अगर लेंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर उसकी एंटाइसिड को लेकर अगर आप दूसरी ड्रग्स भी लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट हो सकता है डियर, है ना। तो इसके लिए आपको इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि बेस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपके डी यहाँ पर क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा डियर, है ना। अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा थ्योरेटिकल सेगमेंट के ऊपर अपन जाऊँ यहाँ पर, तो अपन क्या कर रहे थे भाई, सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अपन, सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। अगर अपन सर्जिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, सर्जिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, तो सभी लोग सुनिएगा ध्यान से। क्या सुनेंगे बात ध्यान से, पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। क्या है भाई पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अगर मैं सर्जिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखो सभी लोग, ये अपना हो गया पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के अंदर अपन क्या क्या चीजें करेंगे भाई, देखो इंपॉर्टेंट सर्जिकल इंटरवेंशन। एक होता है भाई आपके टोटल गैस्ट्रेक्टमी। क्या है वर्ड यहाँ पर, टोटल गैस्ट्रेक्टमी। दूसरा वर्ड होता है सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। तीसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई, आपके एंट्रेक्टमी। ठीक है, अगर चौथे वर्ड की मैं बात करता हूं तो वो रहता है आपके वेगोटॉमी। और पांचवें वर्ड की मैं बात करता हूं तो वो रहता है आपके पाइलोरोप्लास्टी। वर्ड यहां पर क्या रहेगा, आपके पाइलोरोप्लास्टी रहेगा। कौन सा वर्ड रहेगा, पाइलोरोप्लास्टी यहां पर देखने को मिलेगा डियर। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो सभी लोग ध्यान से देंगे, है ना। क्या देखना है भाई, सबसे चीज़ें ध्यान से देखो। सबसे बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें होगी और इनके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। अगर मैं टोटल गैस्ट्रेक्टमी की मैं बात करूँ ना, तो क्या किया जाता है कि भाई अल्सर्स अगर स्टोमक में बार बार हो रहे हैं और एसिड का सिक्रेशन भी उसके लिए जिम्मेदार है, तो मल्टीपल फैक्टर्स है और वो बार बार एसिड है, और अपन उस कंडीशन के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस है या इसका प्रोग्नोसिस अगर आपको पुअर लगता है, तो ऐसी कंडीशन के क्या अंदर क्या किया जाता है, कंप्लीट रिमूव कर लिया जाता है स्टोमक का। उसे अपन क्या कहते हैं, टोटल गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं, जिसको अपन सिंपल भाषा में कह सकते हैं कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टोमक। क्या कह सकते हैं अपन, कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टोमक। कंप्लीट रिमूवल कर दिया जाता है किसका भी, आपके स्टोमक का। ध्यान रखिएगा डियर। उसके बाद में अगर अगले पॉइंट के ऊपर मैं जाऊं तो कौन सी रहती है आपके, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी रहती है। कौन सी रहती है आपके,
सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी रहती है। और सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है आपके? 2 टाइप की होती है। एक आपने सबने नाम सुने होंगे, बहुत शानदार नाम है और बहुत कॉमनली इनके बारे में भी बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं। और वो कौन से रहते हैं भाई? एक तो आपका रहता है बिलरोथ, कौन सा रहेगा आपके? बिलरोथ फर्स्ट रहेगा। और दूसरा कौन सा नाम रहेगा आपके? बिलरोथ सेकंड नाम रहेगा। बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ सेकंड नाम रहने वाले हैं। बिलरोथ फर्स्ट की मैं बात करता हूं तो उसको अपन गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी कहते हैं। क्या नाम देते हैं अपन उसे? गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं दूसरे वर्ड की मैं बात करता हूं तो अपन बिलरोथ सेकंड को अपन क्या कहते हैं भाई? गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एंट्रेक्टमी, तो क्या एंट्रेक्टमी का मतलब क्या होता है भाई? देखो, अगर अपन जब पाइलोरस पार्ट के अंदर बात करते हैं तो पाइलोरस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पाइलोरिक एंट्रम और एक होता है पाइलोरिक कैनाल। तो पाइलोरिक एंट्रम जो पार्ट रहता है वो कॉमनली इन्वॉल्व रहता है आपके जब गैस्ट्रिक अल्सर की अगर मैं बात करता हूं, स्पेशली अपन कहते हैं पाइलोरस पार्ट के अंदर कॉमनली होते हैं और पाइलोरस में भी एंट्रम पार्ट में बहुत कॉमन होते हैं। तो अपन इसके अंदर क्या किया जाता है? उस पाइलोरस के एंट्रम पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। तो अपन यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं रिमूवल ऑफ पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम का रिमूव करना क्या कहलाएगा भाई? आपके एंट्रेक्टमी कहलाएगा डियर, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो वेगोटॉमी रहती है, वेगोटॉमी का क्या मतलब होता है भाई आपके? देखो, वेगोटॉमी के अंदर क्या होगा? सेलेक्टिव रिमूव कटिंग ऑफ वेगस नर्व ब्रांचेज। अब देखो, वेगस नर्व आपको पता है उसकी बहुत सारी ढेर सारी ब्रांचेज होती है। उसमें क्या किया जाता है? कुछ जो स्टोमक को और डुडेनम को जो सप्लाई करने वाले पार्ट रहते हैं, कुछ सिलेक्टिव पोर्शन को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। आपको पता है कि जीआई के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वो वेगस नर्व के द्वारा करती है। और जब वेगस नर्व की सिलेक्टेड ब्रांचेज को आप कट करोगे तो अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होगा कि आपके स्टोमक के अंदर जो जीआई सिक्रेशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ठीक वैसा ही यहां पर देखने को मिलेगा, अगर जीआई सिक्रेशंस कम होंगे तो एसिड का सिक्रेशन भी कम होगा। और जब एसिड का सिक्रेशन कम होगा तो वहां पर एसिडिटी कम बनेगी और एसिडिटी कम बनेगी तो वहां पर अल्सर होने का रिस्क भी आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा डियर, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैं बात करता हूं पाइलोरोप्लास्टी की। पाइलोरोप्लास्टी क्या होता है भाई? आपको पाइलोरोप्लास्टी क्या होता है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। बिल्कुल, पाइलोरोप्लास्टी ऊपर क्या होता है भाई? देखो, तो पाइलोरोप्लास्टी का मतलब क्या होता है? रिपेयरमेंट ऑफ पाइलोरस पार्ट। पाइलोरस पार्ट का क्या करना भाई? रिपेयरमेंट ऑफ पाइलोरस पार्ट जो रहेगा उसे अपन क्या कहेंगे? पाइलोरोप्लास्टी के नाम से जानेंगे। अब देखो, सब टोटल के बारे में मैं चर्चा करूंगा, उसको अच्छे से चर्चा करूंगा। पहले ये बता देता हूं सारी चीजें। टोटल गैस्ट्रेक्टमी का मतलब कंप्लीट स्टोमक का रिमूवल। एंट्रेक्टमी का मतलब पाइलोरस एंट्रम पार्ट को रिमूव करना, क्योंकि कॉमनली पाइलोरस के अंदर एंट्रम पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। वेगोटॉमी की मैं बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव वेगस नर्व की ब्रांचेस को कट किया जाता है, उसकी वजह से गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को रिड्यूस किया जाता है। और गैस्ट्रिक सिक्रेशन के रिड्यूस होने की वजह से स्टोमक के अंदर एसिडिटी कम बनेगी और एसिडिटी कम बनने की वजह से आपको अल्सर होने का रिस्क क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं पाइलोरोप्लास्टी, तो पाइलोरोप्लास्टी के अंदर क्या होता है भाई? रिपेयरमेंट किया जाता है पाइलोरस पार्ट का। किसका रिपेयरमेंट किया जाता है? पाइलोरस पार्ट का रिपेयरमेंट किया जाता है डियर, ध्यान रख लीजिएगा। चलो, अब यहां पर तो ये सारी चीजें होगी, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट जो आपका था बिलरोथ के बारे में, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी के बारे में, तो उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा यहां पर करते हैं। अगर अपन गैस्ट्रेक्टमी के बारे में बात करें, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, तो देखो इसके अंदर 2 चीजें रहेगी। कौन कौन सी 2 चीजें रहेगी? देखो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पहली जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा? बिलरोथ फेस्ट रहेगा। क्या रहने वाला आपके? बिलरोथ फेस्ट रहने वाला है। बिलरोथ फेस्ट का मतलब क्या होता है भाई आपके? अपन कह सकते हैं गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी। और गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से सुनिएगा। A type of surgical intervention, a type of surgical intervention in which some part of stomach is removed. Some part of stomach is removed and remaining part of
remaining part of stomach anosmosis with ड्यूडेनम। देखो विद्रोध फेस्ट को अपन गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी के नाम से जानते हैं, और जिसके अंदर क्या किया जाता है भाई, देखो ये अपना स्टोमक है, और स्टोमक का क्या किया जाएगा, कुछ पार्ट को हटा दिया जाएगा, और उस हटाए हुए पार्ट के बाद में क्या करेंगे कि जो ड्यूडेनम का पार्ट होगा उस पार्ट को वापस आपके स्टोमक से क्या कर देंगे, एनास्मोसिस कर देते हैं। मतलब ड्यूडेनम का पार्ट नहीं हटाया जाता है, और पार्ट सिर्फ और सिर्फ किसका हटाया जाता है, स्टोमक का पार्ट हटाया जाता है, और उसको पार्ट को हटाने के बाद में आपकी रिमेनिंग पार्ट को किसके साथ में जोड़ दिया जाता है, वापस ड्यूडेनम के साथ में अटैच कर दिया जाता है, एनास्मोसिस कर दिया जाता है, और उसी कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, विल्रोथ फेस्ट या गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी के नाम से जानते हैं डियर, है ना। उसके बाद अगर अगले सेगमेंट की ओर मैं चर्चा करूं तो अगला सेगमेंट रहेगा बिलरोथ सेकंड। अगला सेगमेंट यहाँ पर क्या रहेगा, बिलरोथ सेकंड रहने वाला है। और अगर अपन बिलरोथ सेकंड की मैं बात करने वाला हूँ तो बिलरोथ सेकंड को अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर होता क्या, देखो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी के अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। in this type of surgical procedure some part of stomach is removed and remaining part of, देखो सम पार्ट ऑफ स्टोमक रिमूव्ड विथ, एक और पॉइंट लिखना ना, विथ कंप्लीट रिमूवल ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, जिसके साथ में कंप्लीट रिमूवल हो जाएगा किसका, ड्यूडेनम का, एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ stomach anosmosis with jejunum। देखो सिंपल सी बात यहाँ पर ये रहती है भाई कि जैसे ये आपका स्टोमक है, स्टोमक के अंदर क्या किया जाएगा, स्टोमक का पार्ट तो रिमूव करेंगे, साथ में ड्यूडेनम के पार्ट को भी कंप्लीट क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और ड्यूडेनम के पार्ट को रिमूव करके जो आपके जेजुनम वाला पार्ट रहेगा, उस जेजुनम वाले पार्ट को किसके साथ अटैच कर देंगे भाई, आपके वो आपके स्टोमक के साथ में अटैच कर देंगे। तो ऐसा जो सर्जिकल प्रोसीजर होगा उसे अपन बिलरोथ सेकंड या गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी के नाम से जानेंगे डियर। याद रखिएगा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कई बार सिर्फ इसके मीनिंग से सवाल पूछ लिया गया है कि बिलरोथ फर्स्ट का मतलब क्या होता है, बिलरोथ सेकंड का क्या मतलब होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और उन सारे पॉइंट के ऊपर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, और उन सारी चीजों को आपको समझ कर याद रखना है। वापस रिवीजन कर रहा हूं कि सिंपल सा पॉइंट ये रखना है याद कि भाई कि स्टोमक का कुछ पार्ट और स्टोमक का कुछ पार्ट रिमूव करके बच्चे में स्टोमक के पार्ट को जो ड्यूडेनम के साथ में जोड़ दे उसे अपन गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी कहते हैं, जिसको अपन बिलरोथ फेस्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, जिसके अंदर कुछ पार्ट ऑफ स्टोमक के साथ में कंप्लीट ड्यूडेनम को रिमूव कर दिया जाता है और रिमेनिंग पार्ट को एनास्मोसिस कर दिया जाता है, उसे अपन गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, उसको आपको समझकर समझदारी से आंसर करना बेहद यहाँ पर जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर अपन अगले सेगमेंट की ओर चलेंगे, और अगले सेगमेंट में से पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ, और फिर आपके इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बहुत कुछ अपन बताने वाले हैं। सवाल को पढ़ें और फटाफट से जवाब दें डियर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर ए क्लाइंट विथ पेप्टिक अल्सर डिजीज द क्लाइंट विल। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर ए क्लाइंट विथ पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज के साथ में क्या एक्सपेक्टेड आपको आउटकम नजर आ सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एनाल्जेसिक टू कंट्रोल पेन,
उसके अलावा द एक्सप्लेन द रेशनल ऑफ फॉर एलिमिनेटिंग एल्कोहल फ्रॉम द डाइट, वर्बलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट एवरी 3 मंथ्स, या फिर एलिमिनेटेड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम हिज और हर लाइफस्टाइल। क्या चीज़ है जो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, उसका आपको फटाफट से जवाब देना है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। देखो डियर, सवाल सिंपल सा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर ए क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए कौन सा एक्सपेक्टेड आउटकम देखने को मिलेगा। द क्लाइंट विल, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट के लिए अगर अपन बात करें तो डेमोस्ट्रेट एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एनाल्जेसिक टू कंट्रोल पेन, उसको अपन बताएंगे कि एप्रोप्रिएट यूज करना अपने एनाल्जेसिक्स के बारे में। उसके अलावा एक्सप्लेन द रेशनल फॉर एलिमिनेटिंग एल्कोहल फ्रॉम द डाइट, अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे भाई एल्कोहल हटा दो डाइट में से, उसके लिए आपको पेप्टिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर के कॉम्प्लिकेशंस कैसे हो सकते हैं और पेप्टिक अल्सर की क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा वर्बलाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट एवरी 3 मंथ, आपको उसको बताना है कि भाई बार बार ये हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट क्यों करवाना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एलिमिनेटेड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, देखो ना तो ये सही चीज़ है ना ये इसका कोई लेना देना है। आपको याद रखना है कि पेप्टिक अल्सर को होने के अंदर भी एक बड़ा कारण होता है क्या, आपका पेप्टिक अल्सर है। ठीक है, और पेप्टिक अल्सर अगर आपने एक बार पेशेंट को, जब आपने कोई पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हुआ है और अगर वो हॉस्पिटल सेटिंग में है, उसको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करा, और उसके साथ अपन इस चीज़ को जरूर मेंशन करेंगे कि भाई आपको अल्कोहल को अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, कैफीन को अवॉइड करना है, अदरवाइज आप एक बार ठीक होने के बाद में फिर आपको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही रहेगा भी बिल्कुल सही जवाब रहेगा डियर, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी पढ़कर जवाब दीजिएगा। ए क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर ए पाइलोरोप्लास्टी एंड वेगोटॉमी बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉज्ड बाय अल्सर अनरेस्पॉन्सिवनेस ऑफ मेडिकल थेरेपी। देखो एक क्लाइंट है जो शेड्यूल हुआ है किसके लिए, पाइलोरोप्लास्टी के लिए है ना, और साथ ही साथ उसको क्या किया भाई, वेगोटॉमी के लिए। पाइलोरोप्लास्टी और वेगोटॉमी का कॉम्बिनेशन है। पाइलोरोप्लास्टी में पाइलोरोप्लास्टी कॉमनली क्या करते हैं भाई, पाइलोरस पार्ट को रिपेयर करते हैं। कई बार क्या होता है कि रिपीटेड अल्सर होते हैं, वहाँ स्कार टिश्यू बनते हैं, वो पाइलोरस पार्ट को नैरो कर देते हैं, उसके लिए अपन पाइलोरोप्लास्टी यूज की जाती है। बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉज्ड बाय अल्सर अनरेस्पॉन्सिव टू द मेडिकल थेरेपी। ये जो पाइलोरोप्लास्टी करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अल्सर जो मेडिकल थेरेपी से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और उसकी वजह से स्ट्रक्चर डेवलप हो गए, स्कार टिश्यूज बने और स्कार टिश्यू ने स्ट्रक्चर कर दिया। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्पज ऑफ वेगोटॉमी शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन रिव्यूइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिस्कशंस विद द क्लाइंट। जब अपन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो वेगोटॉमी के साथ में वो अपने नर्स डिस्कस करेगी पेशेंट के साथ में कि भाई ये चीज़ क्या और ये क्या करते हैं और क्यों ऐसा करते हैं इसको, है ना, वेगोटॉमी का क्या पर्पज है इस तरीके से ना। ठीक है, तो जो अपन कौन से पॉइंट को इंक्लूड करेंगे जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिस्कस करेगा क्लाइंट के साथ में, तो अपन कौन से पॉइंट को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो वेगोटॉमी होती है वो इंक्रीज हार्ट रेट कर देती है, भाई नहीं करती है ना। ये एक पैरासिम्पेटिक नेचर का ड्रग रहती है, और वो भी क्या होता है कि पूरी बॉडी के अंदर हार्ट के वहाँ से मतलब कोई अपने कार्डियक वेगोटॉमी नहीं हो रही है, यहाँ पर स्पेशली किससे रिलेटेड हो रही है, आपकी सिलेक्टिव गैस्ट्रिक वेगोटॉमी होती है। तो उसका इफेक्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टोमक में नजर आएगा। ये क्या करेगा, हेस्टन इन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, या फिर क्या करेगा आपके एलिमिनेट पेन सेशन, ये आपके पेन सेशन को गायब कर देगा। उसके अलावा डिक्रीज सिक्रेशन इन द स्टोमक, ये अल्टीमेटली क्या काम करता है भाई, आपको जब भी आपको पता है कि भाई वेगस जो नर्व होती है वो हमेशा गैस्ट्रिक एम्प्टी को क्या करती है भाई, आपके प्रमोट करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और क्या चीज देखने को मिल सकती है कि वेगस नर्व के हटने की वजह से हमेशा सिक्रेशंस क्या होंगे, आपको कम होंगी। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर हेस्टन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ना होकर क्या होंगे भाई, आपके डिक्रीज सिक्रेशंस देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, आपके डिक्रीज सिक्रेशन देखने को मिलेंगे स्टोमक के अंदर। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर क्या रखना है डियर, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी, बिल्कुल सही जवाब देखने को मिलेगा। डी यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब देखने को मिलेगा। तो अभी तक के सेगमेंट से अपन को एक चीज क्लियर होगी कि वेगोटॉमी क्यों करते हैं भाई, वेगस नर्व की स्टिमुलेशन को कम करने के लिए, और वेगस नर्व की स्टिमुलेशन से जीआई सिक्रेशंस बढ़ सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर तो डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। एक सवाल और कर देते हैं, फिर अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे डियर। 2 hours after subtotal gastrectomy, the nurse identify that the drainage from client's NG tube is bright red. What should the nurse do first? है ना, 2 घंटे बाद में अगर अपन बात करें 2 hours after subtotal gastrectomy, है ना, 2 घंटे बाद में जिस पेशेंट को सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है, विलरोज फर्स्ट या विलरोज सेकंड कुछ हुआ होगा,
नर्स ने देखा कि ड्रेनेज है ना जो एनजी ट्यूब से कनेक्ट है उसके अंदर क्या आ रखा है, ब्राइट रेड कलर का ब्लड आ रखा है। तो व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, क्या नर्स पहले करेगी? आप सबको पता है कि रिसेंट अगर कोई सर्जरी हुई है तो देखो अप टू 12 आवर्स, अप टू 12 आवर्स तक देर इज ए ब्राइट रेड कलर ड्रेनेज में प्रेजेंट। ड्रेनेज जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, में प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बारे में आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है डियर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट सुनो मेरी बात ध्यान से कि भाई पहले 12 घंटे के लिए तो नॉर्मल हो सकता है ब्राइट रेड, उसके बाद में क्या हो सकता है 12 से लेकर 24 घंटे तक मैं बात करूँ ना तो हो सकता है ओल्ड ब्लड हो सकता है, ओल्ड ब्लड कह सकते हैं, डार्क कलर का हो सकता है ना, डार्क कलर का ओल्ड ब्लड आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में आपको क्लोटेड ब्लड नजर आ सकता है, क्लोटेड ब्लड के पार्ट आ सकते हैं। उसके अलावा सेल डेब्रीज नजर आ सकती है, सेल के कुछ टिश्यूज वगैरह नजर आ सकते हैं, वो आपको नॉर्मली प्रेजेंट हो सकता है। और 24 घंटे के बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग आपका क्या आ सकता है भाई, सीरियस कलर का ड्रेनेज देखने को मिल सकता है। कैसा कलर, सीरियस कलर का ड्रेनेज आने लग जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तमाम चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार ड्रेनेज से संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता है अभी तो 2 घंटे में, तो 2 घंटे के अंदर ब्राइट रेड ब्लड आना बिल्कुल क्या हो सकता है, नॉर्मल फाइंडिंग हो सकती है। तो नोटिफाई द डॉक्टर साहब को कहने की जरूरत नहीं है, क्लेम द एनजी ट्यूब नहीं, डिटरमाइन दैट इज दिस इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, बिल्कुल ये डिटरमाइन करना है, ये आपके बिल्कुल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, कोई चिंता वाली बात नहीं है डियर, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक हमने सब चीजें कर ली, सर्जिकल मैनेजमेंट के ऊपर हमने चर्चा कर ली। सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद में अपने जो अगला सेगमेंट होगा उसके ऊपर अपन फोकस करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा वो आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन। क्या देखने को मिलेगा आपको, कॉम्प्लिकेशंस। क्या कॉम्प्लिकेशंस, किसके ऊपर बात करेंगे अपन, कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर बात करेंगे। और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे, देखो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उनसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की मैं बात करूँ ना डियर, तो देखो सभी लोग यहाँ पर ध्यान से, एक तो क्या हो सकता है, हमेशा जब अपन इमीडिएट टाइम के ऊपर बात करें तो पर्सन को क्या हो सकता है भाई, आपको हेमरेज हो सकता है। क्या हो सकता है वहाँ पर, हेमरेज। उसके अलावा यहाँ पर क्या देख प्रेजेंट हो सकता है, आपको लीकेज प्रेजेंट हो सकता है, जहाँ से सर्जरी करिए वहाँ से लीकेज प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रिस्क ऑफ क्या रहता है वहाँ, हमेशा क्या रहता है भाई, आपको इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। किसका रिस्क रहता है, आपको इन्फेक्शन का रिस्क रहता है डियर, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो अगर पर्सन के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है भाई, आपको डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें लॉन्ग टर्म के तौर पर तो पर्सन को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है ना, माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन के अलावा अगर कम पार्ट रिमूव होता है, कई बार पर्सन को माल न्यूट्रिशन की जो वजह हो सकती है वो क्या हो सकती है, आपके माल एब्जॉर्प्शन रह सकती है। यहाँ से लिख देते हैं अपन, माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर पार्ट हटा दोगे तो एब्जॉर्प्शन वहाँ पर हो नहीं पाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो पर्सन को कॉमनली क्या हो सकता है भाई, आपको एनीमिया नजर आ सकता है। पर्सन को क्या नजर आ सकता है, एनीमिया हो सकता है। एनीमिया के अंदर भी कॉमनली मैं बात करता हूँ तो एक तो अपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल सकता है, और एक आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपको एनीमिया देखने को मिल सकता है डियर, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पर्सन के अंदर क्या हो सकता है भाई, पर्सन के अंदर अगर पुअर न्यूट्रिशन होगा तो पर्सन के अंदर वेट लॉस हो सकता है। पर्सन के अंदर क्या हो सकता है भाई, आपको वेट लॉस देखने को मिल सकता है। तो हेमरेज होना, लीकेज होना, इन्फेक्शन का होना, डंपिंग सिंड्रोम का होना, माल न्यूट्रिशन होना, माल एब्जॉर्प्शन होना, एनीमिया होना, वेट लॉस होना, ऐसे तमाम चीज़ें आपको कॉमनली देखने को मिल सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, और उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, पर्सन को टेलैक्टेशन होना, निमोनिया होना, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है डियर, है ना। लेकिन मुख्य तौर पर अगर अपन गैस्ट्रिक सर्जरी से संबंधित अगर अपन कॉम्प्लिकेशन के ऊपर की चर्चा करें तो हेमरेज हो सकता है, लीकेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, डंपिंग सिंड्रोम, माल न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन, एनीमिया, वेट लॉस, ऐसे तमाम फीचर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा डंपिंग सिंड्रोम का। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। बहुत शानदार पॉइंट है, और शानदार पॉइंट को अगर आप शानदार तरीके से समझेंगे ना तभी आप इस पूरी बात को समझ पाएंगे। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, देखो सभी लोग सुने ध्यान से। डंपिंग सिंड्रोम, अगर मैं डंपिंग सिंड्रोम की मैं बात करता हूं तो डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है भाई,
डंपिंग का मतलब होता है इट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरीज। ये आपके गैस्ट्रिक रिसेक्शन जो सर्जरीज होती है उसका कॉम्प्लिकेशन होता है इन विच rapid emptying of food from stomach to intestine is present, which leads multiple clinical फीचर्स, जो कि आपके मल्टीपल क्लिनिकल फीचर्स लेकर आएगी डियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है? एक कॉम्प्लिकेशंस होता है जो कि गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरीज होती है, जिसमें स्टोमक की साइज को छोटा किया जाता है। स्पेशली अगर अपन बात करें सब टोटल गैस्ट्रिक सर्जरी के अंदर कॉमनली देखने को मिलेगा। इसके बीच में क्या होगा? इन विच इसकी वजह से आपकी रैपिड डंपिंग होगी फूड की फ्रॉम स्टोमक टू इंटेस्टाइन, और उसकी वजह से क्या होंगे भाई, कई सारे मल्टीपल क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, और उन्हीं क्लिनिकल फीचर्स को अपन क्या कहते हैं? डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं। मैं आपको पहले उसका थोड़ा सा नेचर समझा देता हूँ कि कॉमनली क्या होता है भाई, बहुत सी सर्जरी में स्टोमक की साइज को छोटा कर दिया जाता है, और स्टोमक की साइज को जब छोटा करते हैं ना, इसकी कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टोमक का कंटेंट होता है ना, वो बहुत जल्दी किस में आ जाता है? आपके इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, और बहुत जल्दी इंटेस्टाइन के अंदर आएगा ना, तो आपको होता है फूड जब अपन खाते हैं ना, तो स्टोमक में क्या होता है कि अपनी बॉडी की ऑस्मोलरिटी पर वो आ जाता है फूड, और उसके बाद वो जब आगे की ओर शिफ्ट होता है ना, तो उसकी ऑस्मोलरिटी अपनी बॉडी की इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई तरह का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज ज़्यादा नहीं हो पाता, नॉर्मल रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है भाई, पर्सन को कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। अगर यहाँ पर क्या होगा कि स्टोमक में फूड ज़्यादा देर तक नहीं रुका, मतलब वो अपनी बॉडी की ऑस्मोलरिटी तक नहीं आ पाया, तो और जल्दी कहाँ पर चला गया, आपके आगे की ओर चला गया, तो वो क्या करेगा, उसकी ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होगी, और ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होगी तो सराउंडिंग से फ्लूइड को क्या कर लेगा? खींच लेगा, और खींच कर क्या कर देगा? गट में लाकर ऑस्मोसिस के माध्यम से गट में लाकर क्या करेगा? बॉडी से, अपने बॉडी से उस फ्लूइड को, जो खाना होगा वो खाना भी पतला हो जाएगा, और पर्सन को डायरिया होगा, और फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, और उसकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे। वो कैसे होंगे उसके ऊपर मैं आपको चर्चा करूंगा। सिंपल सा आपको अभी तक ये समझना है कि भाई जो स्टोमक का फूड होता है ना, वो जल्दी किस में खाली हो जाता है? इंटेस्टाइन के अंदर, और जब जल्दी खाली होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ऑस्मोलिटी अपनी बॉडी की ऑस्मोलिटी के बराबर नहीं होती है, और वो क्या करता है? सराउंडिंग के फ्लूइड को किस में खींच लेगा? इंटेस्टाइन में, और उस जब फ्लूइड ज़्यादा इंटेस्टाइन में आएगा तो खाना पतला होगा, तो पर्सन इजीली क्या हो जाता है भाई, स्टूल पास करने लग जाता है, और जब जो स्टूल होगा वो डायरिया के फॉर्म में होगा, और उसकी वजह से पर्सन के अंदर क्या होता है भाई, अर्ली कंडीशंस के अंदर हाइपोवोलेमिया होता है, और लेट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और वो कैसे होगा उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर। अभी आप देखो, डंपिंग सिंड्रोम दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? डंपिंग सिंड्रोम दो टाइप का होता है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर अपन इसके टाइप की बात करें तो डंपिंग सिंड्रोम दो टाइप का होता है। कौन सा? एक तो होता है अर्ली डंपिंग सिंड्रोम, एक तो होता है आपके अर्ली डंपिंग सिंड्रोम, और एक होता है आपके लेट डंपिंग सिंड्रोम। अर्ली डंपिंग सिंड्रोम और लेट डंपिंग सिंड्रोम, अर्ली और लेट डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, अर्ली जो रहता है ये आपके विदिन 30 to 60 मिनट, और जो लेट होता है वो रहता है आपके 2 to 3 आवर्स। ठीक है, तो देखो जो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम होता है वो विदिन 30 to 60 मिनट डेवलप हो जाता है, और लेट डंपिंग सिंड्रोम होता है वो 2 to 3 आवर्स के अंदर डेवलप देखने को मिलता है डियर, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैं अर्ली डंपिंग सिंड्रोम की मैं बात करूँ ना, अगर मैं अर्ली डंपिंग सिंड्रोम की मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो मुख्य तौर पर जो प्रॉब्लम होती है वो हाइपोवोलेमिया की होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है? आपके हाइपोवोलेमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और अगर मैं लेट की मैं बात करूं तो कॉमनली आपको हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाइपोवोलेमिया और हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी डियर, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, पॉइंट को बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना है, और उसकी वजह से मैं आपको सारी चीज़ें आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्या होगा, कैसे होगा, देखो आप पूरा मैकेनिज्म समझे डियर, और ध्यान से अपन को उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। देखो कि जैसे आपका स्टोमक हुआ,
और स्टोमक की क्या कर दी भाई, कोई सर्जरी कर दी और स्टोमक की साइज को क्या कर दिया, मान लीजिए छोटा कर दिया, ठीक है। अब स्टोमक की साइज को छोटा करेंगे ना, तो एक्चुअली क्या होगा कि जैसे आपने फूड खाया, जैसे आपने क्या खाया भाई, आपने फूड खाया, और फूड जब आपकी स्टोमक की साइज छोटी होगी और यहाँ पर आपका जो पाइलोरिक स्फिंक्टर भी प्रेजेंट रहेगा, उसके जो आपकी हो सकता है वो भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहे, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये बहुत जल्दी फूड किसके अंदर आ जाएगा भाई, आपके इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो आपको पता है कि जब खाना अपन खाते हैं ना, तो वो पहले अपनी बॉडी की ऑस्मोलरिटी तक सेटल्ड हो जाता है, जब खाना स्टोमक में 2 से 3 घंटे तक रहता है, और उसके बाद वो आगे की ओर फॉरवर्ड मूव करेगा। अब वो जल्दी फॉरवर्ड आ गया, मतलब उसकी ऑस्मोलरिटी है जो अभी क्या है, ज़्यादा है ना। जब ज़्यादा ऑस्मोलरिटी होगी तो वो क्या करेगा कि जो अपने सराउंडिंग का फ्लूइड है ना, और सराउंडिंग का फ्लूइड होगा, उस सराउंडिंग के फ्लूइड को खींच कर किसके अंदर लेके आएगा भाई, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर। मतलब पर्सन के अंदर क्या नॉर्मली प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। और जब फ्लूइड, सराउंडिंग का फ्लूइड जो होगा वो अगर आपके किसके अंदर आ जाएगी, आपके इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, तो ये जो फूड होगा वो फूड पतला होगा कि नहीं होगा, फूड पतला हो जाएगा। और फूड पतला होगा, पर्सन को क्या होने लग जाता है, पर्सन को डायरिया होने लग जाता है। पर्सन को इनिशियली प्रॉब्लम क्या होगी भाई, आपके डायरिया की। और साथ ही साथ जब सराउंडिंग का फ्लूइड अपनी बॉडी से गट के अंदर आकर बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो पर्सन को क्या देखने को मिलता है, हाइपोवॉलीमिया देखने को मिलता है। जब भी पर्सन को हाइपोवॉलीमिया होगा, तो हाइपोवॉलीमिया की वजह से क्या देखने को मिल सकता है, पर्सन को टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया के साथ में पर्सन को क्या हो सकता है भाई, पाल्पिटेशन भी हो सकता है। पाल्पिटेशन के बाद में एकदम से पर्सन का जो कॉन्शियसनेस है वो क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। पर्सन को क्या हो सकता है भाई, सिनकॉप भी हो सकता है। क्या पर्सन को देखने को मिल सकता है, सिनकॉप भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जब ब्रेन को अच्छा परफ्यूजन नहीं मिलेगा तो सिंपैथेटिक आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, और उसकी वजह से पर्सन को डायफोरेसिस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, एकदम स्वेटिंग जैसी हो सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ पर्सन को क्या हो सकता है, जैसे जैसे ये वॉल्यूम कम होगा, पर्सन को हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन के साथ में पर्सन को शॉक भी प्रेजेंट हो सकता है। पर्सन को क्या डेवलप हो सकता है भाई, आपके शॉक डेवलप हो सकता है। डियर ध्यान रखिएगा, देखो सिंपल सा मैं लॉजिकल चीज को बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, और कंसेप्ट अगर माइंड में सेट हो गया तो आपके हमेशा काम करेगा। देखो कैसे काम करेगा, जब भी आपके इंटेस्टाइन के अंदर हाइपर ऑस्मोलरिटी वाला फूड आएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो जो अपने गट के बाहर वाले फ्लूइड है उसको खींचकर किस में लेके आएगी, आपके गट के अंदर फ्लूइड आएगा, और उसकी वजह से सराउंडिंग के अंदर वॉल्यूम क्या होने लगेगा, कम। और जब गट के अंदर फ्लूइड आएगा तो जो आपने खाना खाया वो और ज्यादा लिक्विडिफाई हो जाएगा और वो आसानी से गट के बाहर चला जाएगा। मतलब पर्सन को डायरिया होगा, डायरिया की वजह से हाइपोवॉल्यूमिया होगा, टैकीकार्डिया होगा, पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, सिनकोप हो सकता है, डायफोरेसिस हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, शॉक हो सकता है। ये जो सारे के सारे जो फीचर्स आ रहे हैं हाइपोवॉल्यूमिया से वजह से, हाइपोवॉलीमिया की वजह से बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और उसकी वजह से ये तमाम फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब अपन को अगर मैं बात करता हूँ, ये तो अर्ली चीज आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब अपन बात करते हैं, ये तो सारी की सारी जो फीचर्स होते हैं वो कॉमनली आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, अर्ली स्टेज के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ लेट स्टेज के अंदर, तो लेट स्टेज के अंदर क्या होगा कि भाई आपको ज़्यादातर जब डंपिंग सिंड्रोम की प्रॉब्लम होगी ना, तो पर्सन को अपन फूड वैसा देते हैं जैसा कि मतलब जो इजी टू एब्जॉर्ब होता है। तो पर्सन को जैसे इजी टू एब्जॉर्ब फूड दिया जाता है ना, तो फूड तुरंत क्या हो जाता है भाई, आपकी कुछ अमाउंट ऑफ फूड क्या होगा, जल्दी एब्जॉर्ब भी होगा उसमें से ना। जब जल्दी एब्जॉर्ब होगा फूड का, तो वो अचानक से क्या करेंगे, आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देंगे, वो बढ़ा देंगे। जब ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएंगे तो पर्सन के अंदर इनिशियली क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, और उसके रेस्पॉन्स के अंदर, रेस्पॉन्स में कंपनसेटरी क्या होगा भाई, आपके कंपनसेटरी आपके इंसुलिन का रिलीज होगा। उसको मैनेज करने के लिए, हाइपरग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए कंपनसेटरी इंसुलिन रिलीज होगा। और जब कंपनसेटरी इंसुलिन रिलीज होगा ना, जब कंपनसेटरी इंसुलिन सिक्रेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर आपको क्या होगा, ग्लूकोज लेवल एक समय के लिए तो क्या आएगा, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होगा। और नॉर्मल होने के साथ में अब आपको पता है कि अब फूड जो है वो पर्सन को डायरिया हो रहा है और पीछे से इंटेक अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से पर्सन के अंदर क्या होने लग जाता है भाई, ये जो इंसुलिन रिलीज हुआ था उस बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल के अकॉर्डिंग, अब ये क्या करवा सकता है आपकी बॉडी के अंदर, ये आपकी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया करवा देता है। तो देखो दो बात को एक बार वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जब इजी टू, ज़्यादातर जब ऐसी सर्जरीज की जाती है उसके अंदर फूड ऐसा दिया जाता है जो इजी टू एब्जॉर्ब होता है, और जैसे ही खाना गट के अंदर आएगा फूड एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होकर एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो कंपनसेटरी क्या होगा, इंसुलिन का रिलीज होगा, और कंपनसेटरी इंसुलिन रिलीज होगा तो एक बार तो वो ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल कर देगा, लेकिन अभी पीछे से ग्लूकोज अच्छे से ग्लूकोज मतलब अभी कंटिन्यूसली ग्लूकोज बॉडी के अंदर आ नहीं रहा है, क्योंकि पर्सन को एक तो डायरिया हो रहा है, अब एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो पा रहा, और साथ ही साथ पर्सन की इंटेक भी अब सिम्टम के साथ पर्सन इतनी इंटेक मेंटेन नहीं रख पाता, और उसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन के अंदर क्या देखने को मिल जाता है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी तमाम फीचर्स आ सकते हैं, पर्सन को कन्फ्यूजन होना,
पर्सन के कॉन्शियसनेस के अंदर चेंजेस आना, ये तमाम फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पर्सन को अपन कह सकते हैं डाइफोरेसिस होना, ये सिनकोप, मतलब सिनकोप तो नहीं, मतलब डाइफोरेसिस जैसे ये जो सिंपैथेटिक वाले फीचर्स आपको यहाँ पर और देखने को मिल सकते हैं डियर। पर्सन के अंदर नर्वसनेस होना, हंगर का इंक्रीज हो जाना, ये तमाम फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे डियर। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म रहता है वो डंपिंग सिंड्रोम से रिलेटेड रहता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज़ को समझेंगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो इसका क्या रहता है, डंपिंग सिंड्रोम का मैनेजमेंट रहता है। अब जो इसका डायग्नोसिस होता है वो ज़्यादातर क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है, पेशेंट के सिम्टम के आधार पर इसको डायग्नोस किया जाता है। और अगर अपन इसके बारे में, अगर अपन इसके मैनेजमेंट के ऊपर बात करें तो आप सब लोगों को पता है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। सवाल हमेशा मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा पूछे गए और मैनेजमेंट से सवाल पूछे जाएंगे, मतलब कौन कौन से सवाल बनेंगे डियर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट में क्या होगा कि पर्सन को अपन एक तो पोजीशन के बारे में, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में, पोजीशन के बारे में। अगर अपन पोजीशन के बारे में बात करें तो एडवाइस टू लाई डाउन, अपन पेशेंट को कैसे सलाह देंगे कि लाई डाउन जस्ट आफ्टर फूड, जैसे ही खाना खाया उसके बाद आप क्या कर दो, लेट जाओ। क्यों लेटोगे भाई आप, लाई डाउन से क्या फायदा होगा, लाई डाउन से ये फायदा होगा डियर कि एकदम से फूड जो ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा फास्ट रैपिड खाली हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, ग्रेविटी कम हो जाएगी फूड की, क्योंकि स्टोमक की ग्रेविटी आपके जब आप बैठोगे तो आपकी ड्यूडेनम की तरह काम करेगी। तो अगर आप लेट जाओगे ना खाना खाते तो ग्रेविटी नहीं होगी, वो आप फिर क्या होगा, वो ग्रेविटी वाला फैक्टर कम काम करेगा। अब दूसरा चीज़ क्या होता है, अपन हमेशा क्या करना है, लो फ्लूइड इंटेक विथ फूड, है ना, फ्लूइड इंटेक जो है फूड के साथ में आपको कम करनी है, लो फ्लूइड इंटेक विथ फूड हमेशा ध्यान रखना। और उसके अलावा देखो और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हमेशा क्या करना है, एडवाइस टू ईट फूड हाई इन फैट हमेशा क्या लेना है, इसमें आपको ज़्यादा लेना है, विथ लो कार्बोहाइड्रेट को क्या लेना है भाई, कम, क्यों, एंड नॉर्मल प्रोटीन ले सकते हैं। देखो क्या कारण है, देखो सिंपल सी मैं बात कह सकता हूँ, नॉर्मल टू हाई भी ले सकते हो प्रोटीन तो, लेकिन मुख्य तौर पर क्या होगा कि जो फूड जो होगा वो फैट के अंदर अपन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो खाना अपन देने का प्रयास करेंगे जो स्टोमक में ज़्यादा देर तक रुकता हो। तो फैट सबसे ज़्यादा देर तक रुकता है, तो फैट को खाने की एडवाइस दी जाएगी। और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट को कम लेना है, क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट आपके स्टोमक में बहुत कम समय तक रुकता है, तो कार्बोहाइड्रेट को कम लेने की सलाह देंगे। और फूड फैट को ज़्यादा लेने की सलाह देते हैं, प्रोटीन नॉर्मल टू हाई भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप पानी पियोगे ज़्यादा तो पानी की वजह से खाना पतला हो जाएगा और वो आसानी से आगे की ओर चला जाएगा, ये भी नहीं करना है। और खाना खाते आपको क्या करना है, लेट करना है। और ऐसी जो प्रोकाइनेटिक्स ड्रग होती है जो कि आपके पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाती है, प्रोकाइनेटिक्स ड्रग को हमेशा क्या करना है, अवॉइड करना है। प्रोकाइनेटिक्स ड्रग शुड अवॉइड, आपको हमेशा अवॉइड करना है, ध्यान रखिएगा। अब उसके अलावा देखो, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको ये तमाम चीज़ों पर तो ऑब्जर्वेशन करना ही करना है। डाइट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है और पेशेंट की मॉनिटरिंग करती रहनी है। और जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अर्ली और लेट कॉम्प्लिकेशन, उसको भी मैनेज करने का हमेशा प्रयास करना है। देखो 2-3 चीज़ें आपको मैं इसमें कनेक्ट करके बताता हूँ कि डंपिंग सिंड्रोम का मैनेजमेंट आपके गट से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। गट में अपन बैठने की सलाह देते हैं और वहाँ पर हमेशा खाना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रखते हैं, फैट कम रखते हैं। ठीक वैसा आपको गट के सिमिलर मैनेजमेंट किसमें देखने को मिलेगा, आपको हाइटस हर्निया के अंदर देखने को मिलेगा। वहां पर भी आपको पता है कि खाने का रिफ्लेक्स होने की प्रॉब्लम रहती है। तो गट का और हाइटस हर्निया का मैनेजमेंट सिमिलर रहता है और इनके ऑपोजिट जो मैनेजमेंट रहता है वो डंपिंग सिंड्रोम का मैनेजमेंट रहता है और आपको इसका ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको हाई ऑस्मोलर जो फूड होते हैं उसको अवॉइड करना होता है, जैसे कि अवॉइड शुगर साल्ट मिल्क, अवॉइड करना होता है क्या भाई, आपके शुगर साल्ट मिल्क, आपको खाने में शुगर साल्ट और मिल्क को अवॉइड करना है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है माय डियर, ठीक है। तो ये तमाम पॉइंट बेहद जरूरी होंगे और उन सारे पॉइंट के ऊपर आपको प्रकाश डालना है डियर। प्रकाश डाल दोगे, बिल्कुल, हाँ प्रकाश डालना है और चीज़ों को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। और आप जब समझेंगे तभी इन चीज़ों के बारे में आपको कुछ अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत क्लियर शब्दों में मैंने पूरी की पूरा आपको मैटर यहाँ पर लिखा है और उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रहने वाला है। 1-2 क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पर और फिर अपन इससे आगे चलेंगे। चलो भाई, सवाल को पढ़ें और सवाल को फटाफट से जवाब दें।
द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट विद अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ डंपिंग सिंड्रोम विच फाइंडिंग इंडिकेट दिस अकरेंस, है ना। देखो नर्स मॉनिटरिंग करिए क्लाइंट को अर्ली साइन एंड सिम्टम किसके, डंपिंग सिंड्रोम के। कौन सी फाइंडिंग है जो आपके डंपिंग सिंड्रोम के अकर होने को इंडिकेट करती है? पहला यहाँ पर क्या रहेगा, स्वेटिंग एंड पेलर, दूसरा क्या रहेगा, ब्रेडिकार्डिया एंड इंडाइजेशन, और तीसरा रहेगा डबल विजन एंड चेस्ट पेन, और चौथा रहेगा अब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड पेन। अगर आपको मैंने कहा था कि भाई देखो कॉमनली क्या होता है पर्सन के अंदर, जब भी हाइपोवॉलीमिया होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और पर्सन को क्या होता है भाई, स्वेटिंग हो सकती है, और साथ ही साथ जब परफ्यूजन पुअर होगा तो आपकी बॉडी के अंदर पेलर देखने को मिल सकता है ना, क्योंकि भाई वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम होगा तो परफ्यूजन अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगा, और वेंटेन परफ्यूजन अच्छे से मेंटेन नहीं होगा तो आपको स्वेटिंग और पेलर देखने को मिल सकती है डियर, स्वेटिंग और पेलर देखने को मिल सकती है। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो मैंने पूरा आपको डंपिंग सिंड्रोम के साथ साथ में जो आपका गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेप्टिक अल्सर का पार्ट था, गैस्ट्रिक अल्सर, स्टोमक अल्सर का जो कंप्लीट सेगमेंट था, उसको मैंने 3 पार्ट के अंदर आपको कंप्लीट पैकेज दिया है। तो आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से लिखेंगे तो आप अगर कभी एग्जाम के अंदर जो प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं सवाल, उनको अगर ट्राई करने का प्रयास करिएगा, बहुत आसानी से आप सवाल सॉल्व कर लोगे अगर आपको पूरा लॉजिक समझ में आया तो। चलो, उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक 90% का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 मंथ की, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलेगा अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच लेते हैं तो। बिल्कुल आखिरी समय आ चुका है, किसी को लेना है तो चूकिएगा मत, क्योंकि ये साल की आखिरी ऑफर रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर भी भयंकर डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस शानदार अवसर का फायदा उठाएगा और आप भी इस अवसर को जबरदस्त तरीके से यूज करें, ऐसी मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं। अगर आप चाहते हैं एक सुनहरे भविष्य की कल्पना, तो आपको सुनहरे भविष्य की इस कल्पना के लिए शुरुआत करना पड़ेगा, आपका पहला स्टेप, और वो रहेगा तैयारी वाला स्टेप। अगर आप सब लोग तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है डियर्स, है ना। आप सभी लोग सेशन में जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए आगे दीजिएगा, नमस्कार।